देश भर में वक्फ जायदाद के हालात आज किसी से छुपे हुए नहीं हैं। राजस्थान से लेकर पूरे मुल्क में वक्फ संपत्तियों के हालात आज ठीक नहीं है। देश में करीब 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें वक्फ के पास हैं। सिर्फ राजस्थान में ही करीब 21,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन क्या ये जायदाद मुसलमानों की तरक्की में काम आ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। वक्फ जायदाद की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई है, तो वहीं प्रदेश स्तर पर वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। लेकिन ये बोर्ड वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए कितना कारगर साबित हुए हैं, इन्हीं सब बातों पर आज करेंगे हम गौर फिक्र आज के प्रोग्राम में। असल में वक्फ के हालात नहीं बदलने की वजह यह है कि वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है वो पारदर्शी नहीं है और हुकूमत के जो है नुमाइंदे या नामजद लोग चूँकि जा कर के बैठते हैं तो वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक काम करते हैं, आवाम के ख्वाहिशात और आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसलिए जो फ़ायदा वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा वो स्कॉलरशिप की शक्ल में या थोड़ा बहुत कहीं असिस्टेंस की शक्ल में थोड़ा बहुत दे देते हैं, जो मतलब ये है कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा भी नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर जो है वक्फ के डेवलपमेंट के चांसेस तो हैं अगर कोई अच्छा बोर्ड बन जाए तो। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए किए जा रहे चुनाव पर। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। नए बने कानून के हिसाब से 2 महिलाओं की सदस्यता भी जरूरी कर दी गई है। इस बार के चुनाव में वक्फ बोर्ड का चुनाव क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है, इस वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम जानकारों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ जरूरी बदलाव होने चाहिए, जिसमें न सिर्फ आम मुसलमानों को आगे आने की जरूरत है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। एक्ट में जब संशोधन हो रहा था तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार संशोधन होगा तो उसमें पहली चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ये एक्ट तो पहले से ही कमज़ोर बना है। तो आम मुसलमान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जिस हिसाब से शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है उसके अंदर इलेक्शन होता है, आम सिख कम्युनिटी का होता है, वो वोटर होती है और उनको पूरी फिक्र होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ढांचा बना हुआ है, जबकि वक्फ एक्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ मुतवल्ली और कमेटियाँ बनी हुई हैं, एक्ट के मुताबिक वही वोट डालते हैं। उसमें 1 लाख और इससे ऊपर की जो आमदनी है उनको वोटर बना रखा है। आम मुसलमान का, आम मुस्लिम तंजीमों का वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं रहता है कि एक्ट में ऐसी गुंजाइश नहीं है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का डायरेक्ट इलेक्शन होता है कम्युनिटी के अंदर से, और वक्फ बोर्ड का जो है सिर्फ 2 मुतवल्लियों का इलेक्शन होता है। बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सब या तो जो है बाई वर्च्यू आते हैं, बाई वर्च्यू ऑफ पोस्ट आते हैं, या जो है हुकूमत की तरफ से नामजद होते हैं। अब लाजमी बात है हुकूमत की तरफ से जो लोग नामजद होते हैं उसमें हुकूमत ये देखती है कि उनके ख्वाहिश की तकमील कौन कर सकता है। वहाँ सलाहियतों को और कम्युनिटी सोच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब लाजमी बात है जब ऐसे लोग बोर्ड के अंदर नॉमिनेट होकर के आते हैं तो वो नीचे की जो कम्युनिटी बनाते हैं वो भी उसी के हिसाब से बनाते हैं कि उनके जो लायल लोग हैं उनको मौका देते हैं, या जिस पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके लोगों को मौका दिया जाता है, उनको ओबलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो वही परेशानी निचली सतह पर भी है कि वहाँ पर भी जो अच्छे लोग आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, और नतीजतन जो है वो डेवलपमेंट वर्क जो है वो नहीं हो पाता है। अगर बोर्ड, जाहिर सी बात है, राजनीति भोग छड़ने वाली चीज़ ही है, क्योंकि राजनीति जब तक रहेगी जब तक ही बोर्ड बनेंगे। अब बोर्ड बनने का मकसद ये है कि अपने राजनीति के हिसाब से इसको चलाया जाए। राजनीति के हिसाब से ही बोर्ड का निर्माण किया जा सकता है। बाकी वोट चुनाव तो एक रस्म है एक तरह से, बाकी बोर्ड का निर्माण ही एक राजनीति है, समझिए आप। अधूरे ख्वाब की टीम वक्तन फवक्तन प्रदेश भर की वक्फ जायदादों के हालात आवाम और सरकार तक पहुंचाती रही है, ताकि इन वक्फ संपत्तियों के हालात सरकार और प्रशासन तक पहुंचे और इनके हालात भी बदल सकें। वक्त की इतनी जायदाद पड़ी हुई है पूरे राजस्थान के अंदर, हजारों करोड़ों रुपए की करोड़ों रुपए की जायदाद है। उस जायदाद को एजुकेशन के अंदर काम में लेना चाहिए कि एजुकेशन के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, सिटी में उनको जगह नहीं है। सिटी में वक्फ बोर्ड की इतनी जगह खाली पड़ी हुई है जहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उन ज़मीनों को एजुकेशन के मुतालिक काम में लें।
आइए सबसे पहले प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में मौजूद वक्फ जायदाद पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। वापस आएंगे तो आपको राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड के हालात से भी कराएंगे रूबरू। अलीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या यहाँ के कब्रिस्तान की है। करीब 2.5 साल पहले तक जो परेशानी थी वो अभी तक जस की तस पड़ी है। कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जेजात की परेशानी और 4 दीवारी न होना एक बड़ी दिक्कत है। जो भी बरसात का गंदा पानी आता है वो इस कब्रिस्तान में इस नाले के जरिए पूरे कब्रिस्तान में भर जाता है, जिससे हमारे जो भी किसी की डेथ होती है उसको दफनाने के लिए यहाँ काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा कोई कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। और हमारी जो अलीगढ़ ग्राम पंचायत है वो कहती है कि ये जो आपका जो नाला है, जो सर्विस जो नाला है, इसका ये बिलोता पंचायत के अंदर आता है। हम बिलोता पंचायत के पास जाते हैं, उनको हम इस समस्या का समाधान बताते हैं तो वो कहते हैं कि आपका जो नाला है वो अलीगढ़ पंचायत के अंदर आता है। अगर वो अलीगढ़ पंचायत हमें कोई प्रूफ दे दें तो हम अपने स्तर पे इस नाले की व्यवस्था कर लें ताकि हमारे कब्रिस्तानों में इसमें पानी ना भरे। कब्रिस्तान के किनारे शहर का बड़ा नाला बहता है, जिसके ऊपर अतिक्रमण होने से इसका गंदा पानी कब्रिस्तान में भर जाता है और जिससे कब्रों की बेअदबी होती है। सर, इसमें प्रशासन कोई साथ नहीं देता। अगर हम कोई काम करते हैं हमारी स्तर लेवल पे, हमारी कमेटी लेवल पे कोई काम कराते हैं तो प्रशासन, पहली रोक प्रशासन की होती है। प्रशासन रोक लगा देता है कि आप ये अवैध कार्य है। जबकि सर अगर हम नहीं करेंगे ये कार्य तो कौन करेगा बताओ। बूंदी में वक्फ की बड़ी जायदाद है। ये बात और है कि बहुत सारी वक्फ जायदाद वन विभाग के कब्जे में है। अगर इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड और कमेटियां ध्यान दें तो कोई सूरत जरूर निकल सकती है। यहाँ की वक्फ कमेटी का भी कम ही ध्यान है इस जानिब। अब जो दरगाह की ज़मीन है या वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो ऑलरेडी सारी वक्फ उसमें वन विभाग में है। अब ये वन विभाग से जब निकले तो आगे उसमें डेवलपमेंट का कोई भी प्लानिंग है तो उसके बाद ही कोई प्लानिंग सेट उसमें हो पाएगी। वन विभाग की वजह से अपने मीरा साहब जाने का जो रोड है तो यूँ मानो कि ये 60% बना हुआ है, 40% में कुछ काम बाकी है, बाकी वन विभाग होने नहीं देता। यूँ तो झुंझुनू में वक्फ की हजारों बीघा जमीनें पड़ी हैं, लेकिन ये जमीनें भी सिर्फ वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड तक ही महदूद रह गई हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह के आसपास ही दरगाह से जुड़ी सैकड़ों बीघा जमीनें पड़ी हैं। बहुत सारी जमीनों पर कब्जेजात हो रखे हैं तो बहुत सारी जमीनों पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे चलने की वजह से ही ना तो इन जमीनों की बाउंड्री हो पा रही है और ना ही इनका रखरखाव ठीक से हो पा रहा है। बाउंड्री न होने से यहाँ गंदगी भी फैल रही है। कब्रिस्तान का ऐसा है कि कुछ की हमने दीवार खींची हुई है पहले से ही, कुछ दीवारें बाकी है जो हमारा गवर्नमेंट से कुछ ज़मीनों का लफड़ा चल रहा था। भी हमने केस जीता है, जो गवर्नमेंट अपने नाम पे चढ़वा ली थी वक्फ बोर्ड की ज़मीन, कब्रिस्तान की जो ज़मीन थी, भी हमने उसका केस जीता है। 3 जगह हमने केस लड़ा, तीनों जगह हमने जीता है। तो अभी उसका इंतकालनामा चढ़ जाएगा तो हम बाउंड्री चालू करेंगे इंशाल्लाह। चाकसू में वक्फ के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं है। जहां दरगाह हजरत शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह की दरगाह है, जिसके पीछे वक्फ की संपत्ति का एक बड़ा कब्रिस्तान है, जिसकी 4 दीवारी भी नहीं हो सकी है। स्थानीय लोग काम शुरू करना भी चाहें तो प्रशासन हालात खराब होने की दलील देकर काम रुकवा देता है। 4 दीवारी नहीं होने की वजह से आसपास के लोग यहाँ गंदगी करते आपको दिख जाएंगे। कब्रिस्तानों की सरकार की तरफ से यहाँ अभी तक हमको ऐसी कोई सहायता नहीं मिली गई है। जो कुछ हिस्से में बाउंड्री हुई गई है वो मुस्लिम समाज ने अपने खुद के पैसे इकट्ठा करके ही बनाई है। कब्रिस्तान का यहाँ जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, यहाँ का जो यहाँ एक तो आपस में नाइत्तेफाकी है। यहाँ ख़ास तौर से कोई इत्तेफाक नहीं है कि फ़लाँ आदमी काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ना दिया जाए। वो उसकी टांग खींचता है कि ये काम इसके अंडर में अच्छा हो जाएगा तो इसकी वाहवाही होगी, तारीफ़ होगी। तो वो मेरे जो जहन में बातें हैं, जब तक आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तब तक यहाँ का काम अच्छा नहीं होगा। कहने को तो खंडेला में वक्फ की कई सारी संपत्तियां हैं, पर वक्फ बोर्ड इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। यही वजह है कि ज्यादातर संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। आप इस कब्रिस्तान के हालात को ही देख लीजिए। इतना बड़ा कब्रिस्तान होने के बावजूद लाइट, पानी के अलावा बाउंड्री भी नहीं है यहाँ। पानी बहुत बढ़ता है। 2 साल लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। आज 40-45 साल हो गए। बड़ी परेशानी होती है। रात को जब आते हैं ना जनाजे को लेके तो बड़ी परेशानी होती है।
न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, और कब्रिस्तानों की ज़मीन पर अतिक्रमण बना रखा है। जो रास्ते थे, आम रास्ते, उन पर भी अतिक्रमण बना रखा है। कोई बोलने वाला भी नहीं है। एक साइड में बाउंड्री है और साइड में बाउंड्री नहीं है। इससे जानवरों से बड़ा नुकसान होता है कब्रिस्तानों को। कब्रों में क्या होता है, जानवर चढ़ जाते हैं, तो उससे क्या ये कब्रें जो उन्हें ढह जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है। लाखेरी में समाज की सोच में आज काफी बदलाव देखा जा सकता है। भले ही तालीम की जद्दोजहद बहुत रफ्तार न पकड़ पाई हो, पर सामाजिक स्तर पर यहाँ का मुस्लिम नौजवान काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। भले ही यहाँ वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जे हो रहे हों, पर हालात कुछ और है। यहाँ कई सारे मुस्लिम नौजवानों ने न सिर्फ तंजीम बनाई है, बल्कि इस तंजीम के तहत अपने कब्रिस्तानों और संपत्तियों को महफूज रखने का जिम्मा भी उठाया है। इस कब्रिस्तान को ही आप देख लीजिए। कभी जंगल की तरह दिखने वाले इस कब्रिस्तान में न सिर्फ नौजवानों ने साफ सफाई की, बल्कि सुकून से बैठने के लिए एक जगह भी बनाई है। कौन सी तंजीम है और कब आप लोगों ने शुरुआत की और कब ये जो एक बेड़ा उठाया, कैसा काम है आप लोगों का? 3.25 साल हो चुके हैं हमने ये इसको कब्रिस्तान को बीड़ा उठाने की एक युवा पीढ़ी हमने कमेटी तैयार की। उसके अंदर हमने बहुत मेहनत की और इस काम को कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। पहले से लोगों को खुशी भी है। ये जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आप लोग अपने पॉकेट से देते हैं या फिर चंदा वगैरह करते हैं? कहाँ से आता है? ये हमारे साथ जो सारे हमारे साथीगण हैं वो भी इकट्ठा करते हैं, और फिर जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट भी लेते हैं, जो हमारे साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमें इस काम के लिए चंदा दीजिए, तो वो थोड़ा बहुत अपना अपना करके सब जो भी कुछ बनता है वो देते हैं। हमारे 40 या 45 के लमसम कमेटी मेंबर हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, उसके बाद में सभी लोगों से हमने पैसा लिया है। कुछ लोग जिनकी इच्छा होती है वो देता है, जिनकी इच्छा होती है वो ना भी करते हैं। बाकी सब लोगों ने मिलके मेहनत से, सभी ने मिलके, पूरी कौम ने साथ दिया है। वैसे यहाँ पर इतना पत्थर था, इतना बम्बूल था, ये जंगल आप देख रहे हो पीछे की साइड में इधर इतना वैसा का वैसा ही था। और बहुत परेशानी की, जैसे हम हमारे बाहर त्यौहार, ईद, बकरा ईद, शुभरात वगैरह पे हम फातिहा लगाना आते, तो हमें ये पता नहीं था हमारे दादाजी कब्र कहाँ। कितनी खुशी होती है जब इस तरह का काम करते हैं? हो रही है, काफ़ी दुआएं मिलती हैं यहाँ पे क्या, और पब्लिक अच्छा, हमारी कौम अच्छा भी कहती है, दूसरे भी अच्छा कहते हैं। आजकल पब्लिक आने भी लगी है यहाँ पे, पहले कोई आता नहीं था इस जगह पे। लाखेरी में कई कब्रिस्तान हैं, लेकिन सभी कब्रिस्तानों में चार दीवारी नहीं है। बाड़ लगाने के बावजूद आवारा जानवर न सिर्फ अंदर आ जाते हैं, बल्कि कब्रों की भी बेहुरमती होती है। न सिर्फ ये नौजवान, बल्कि यहाँ का आम मुसलमान सरकार से कब्रिस्तानों की बाउंड्री की मांग कर रहा है। करमपुरा में कब्रिस्तान है, वहाँ पर 2 बीघा ज़मीन है। बाकी और ज़मीन जो जैसे किसी ने डोनेट की, सपोज मैंने ही की, लेकिन उनके ऊपर बाढ़ वगैरह कुछ भी नहीं है, ना हमें कहीं से कोई मदद मिल पाई है अभी तक। जो कब्रिस्तान का है उसके भी बहुत बुरी हालत है, मतलब ना बाउंड्री, कई दफ़ा हमने प्रस्ताव भी रखा संसद में, लेकिन कोई हमारे लिए नहीं मिला अभी तक। दूसरी बात क्या, कोई पैसा कौड़ी भी आता तो वो मतलब दूसरे मतलब वो करके वापस पहुंचा देते हैं। वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, लेकिन ये तभी कामयाब हो सकते हैं जब लाखेरी की तरह ही मुस्लिम समाज और नौजवान इस जानिब ध्यान दें। तभी हमारी वक्फ जायदादें महफूज रह पाएंगी। अकेले जयपुर में ही वक्फ की इतनी जायदाद है, अगर इनका ही रख रखाव सही तरीके से किया जाए तो राजस्थान में अक़लियतों के कई सारे ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं। शास्त्री नगर का कब्रिस्तान हो या फिर MI रोड और घाट गेट जैसी जरूरी जायदादों की जमीन पर आज नाजायज कब्जेजात आम बात है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो आज मुसलमान के पास कोई ऐसी इदारा नहीं है जिसमें मुसलमान खुद भी सबीलिल्लाह काम कर सक रहा है। तो जो चीज़ें मुसलमान के पास पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड की, उस चीज़ को, उस ज़मीनों को, उस करोड़ों की ज़मीनों को इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस का, टेक्नोलॉजी कॉलेज को बनाया जाए, जिससे कि उसमें फ़ायदा हो और बच्चों को इन फ्यूचर उसका काम आए और देश के वो काम कर सकें। वक्फ की ज़मीनों पर किराए की नीति भी सही नहीं है। जिन ज़मीनों का किराया आज लाखों में होना चाहिए, वो ज़मीनें आज चंद रुपयों में किराए पर हैं। जयपुर के MI रोड पर ही वक्फ की काफी जायदाद है, जिस पर बड़ी बड़ी दुकानें और शोरूम्स खुले हुए हैं। एक तो वक्फ की जमीनों पर कब्जा, तो दूसरी तरफ किराया भी बराए नाम का। फिर कैसे बदलेंगे वक्फ के हालात?
अगर वक्फ जमीनों का किराया नीति में बदलाव किया जाए और उसमें बढ़ोतरी की जाए तो आने वाले दिनों में वक्फ के पास काफी रुपए होंगे, जिससे न सिर्फ लावारिस पड़ी वक्फ जायदादों को बचाया जा सकता है बल्कि मुसलमानों की तालीम और रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है, जिससे न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरा मुल्क भी तरक्की करेगा। पॉलिटिशियन जब चाहे, जब किसी भी चीज़ को चाहे तो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जब तक नहीं चाहेंगे कोई सा बोर्ड कोई काम नहीं कर पाएगा। ये काम सिर्फ पॉलिटिशियन का है। अगर पॉलिटिशियन चाहे तो किसी भी इदारे को, किसी भी समाज को उन्नत कर सकते हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो आज मुस्लिमों की जितनी भी संपत्तियां पड़ी हैं वक्फ बोर्ड के अंदर वो यूजलेस हो सकती है, यूजलेस पड़ी हैं, इसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनके अंदर एक सामुदायिक केंद्र बनाए जाए जिससे इनकम हो। हम अक़लियतों की सैकड़ों बरस की जो वक्फ जायदाद है उसकी हिफाजत करना, उसको टेक्निकल ज़माने में डेवलप करना और उससे अक़लियतों के लिए एक बहुत बड़ा जो है तालीमी मेयार बड़ा खड़ा करना, इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम अंजाम दे सकती है। शर्त यह है कि वो ईमानदारी से वक्फ को फुल ताकत दे और अच्छे सुलझे हुए लोगों को सामने लाए। वक्फ संपत्तियां तकरीबन 21,000 के करीब हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड हैं राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो अभी वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी हालात का जायज़ा लें तो बहैसियत मजबूरी हालात बहुत ख़राब हैं वक्फ के, और उसकी जो आमदनी होनी चाहिए थी वक्फ की, इतनी बड़ी 21,000 जायदादें हैं, उसकी जो आमदनी होनी चाहिए थी और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो काम हो सकते थे वो अभी तक जो है वक्फ बोर्ड ने किए नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आमदनी बहुत महदूद है उसकी, और उसकी वजह से डेवलपमेंट काम नहीं हुए हैं। अपनी मर्जी से कब्जे कर रखे तो वो वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से अपने अंडर में लें कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी आप किस हैसियत से बैठे हो, तो उसका एक किराया नीति बने क्या नहीं सिस्टम पे लाएं, और जो अपनी वक्फ की सहमति से करें तो उसका किराया उसी रूल रेगुलेशन फॉलो करें, और नहीं करे तो उसको बेदखली का कोर्ट में करके उसको बेदखली का आदेश देके उसको खाली कराएं। वक्फ की कई सारी ऐसी जमीनें भी हैं जिन पर अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। कमाल तो इस बात का है कि जिन जमीनों पर वक्फ बोर्ड मुकदमा जीत चुका है वहाँ भी वक्फ बोर्ड के जरिए किसी तरह का कोई काम नहीं कराया गया है। कुछ जमीनों पर तो अभी तक चार दीवारी भी नहीं की गई। शायद वक्फ बोर्ड इन जमीनों को एक बार फिर लोगों को कब्जे की छूट दे रहा है। जयपुर की अधिकतर वक्फ की संपत्तियां बेकार पड़ी हुई है, जिस ज़मीनों पे अवैध रूप से कब्जे हो रखे हैं। आज जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं घाट गेट की, इसमें अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है जो आज वक्फ की रोडवेज का पहले डिपो हुआ करता था, अब वो प्राइवेट के रूप हो गया। रोडवेज डिपो को अलग शिफ्ट कर दिया, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना राज्य सरकार ने ना वक्फ बोर्ड ने। ज्यादातर कब्रिस्तान वक्फ जमीनों पर ही कायम होते हैं, लेकिन आज ये कब्रिस्तान अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। शास्त्री नगर कब्रिस्तान हो या फिर नाहरी का नाका या फिर शहर के दूसरे कब्रिस्तान, इन तमाम कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कभी इस जानिब ध्यान नहीं दिया। शास्त्री नगर कब्रिस्तान को लेकर प्रशासन से झड़प में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कि लोग कब्जा कर लेते हैं, ज़मीनें फालतू पड़ी रहती हैं। जहाँ वो मुतवल्लियों के पास में ज़मीनें हैं, उनके जो और दूसरे जिम्मेदार बने हुए उनके पास में ज़मीनें हैं, वो छोटे मोटे किराए के लालच में लोगों को किराए दे देते हैं। पट्टी वालों को, कत्ले वालों को, टायर वालों को, ऐसे लोगों को किराए देते हैं कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें रोकते हैं, और किराया मामूली सा किराया होता है। मुतवल्ली इस पोजीशन के होते हैं कि उसी किराए से उस ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करवा देते हैं। उसके बाद में जब हम ज़मीनें खाली करवाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग भी एक सरमायादार होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो खाली करने के अंदर बहुत परेशान करते हैं, और वो एक कानून के दायरे के अंदर आके हम उसको खाली नहीं कर सकते। मैक्सिमम वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का है। उसकी वजह ये है कि वक्फ चेयरमैन, CEO, वक्फ बोर्ड के मेंबर और मैक्सिमम कर्मचारी, अफसर और मुतवल्ली और कमेटी के मेंबरान हैं वो तमाम तर मुसलमान हैं, और 80 से 85% वक्फ जायदाद हैं उन्हीं के ज़रिए खुर्द-बुर्द हो रही हैं। सरकारें इसलिए खास तवज्जो नहीं दे रही हैं कि वो आदमी सरकार के ही होते हैं, और वो एक वोट बैंक या दूसरी चीज़ें, वो जायदाद पे जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो लोकल MLA और MP के बहुत बड़े डोनर होते हैं, सपोर्टर होते हैं। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट खास तौर से ध्यान नहीं दे रही है, और वो जो जिम्मेदार हैं वो सारे मुसलमान होते हुए भी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
नाहरी का नाका कब्रिस्तान की हालत भी आप देख लीजिए। कब्रिस्तान के ठीक बीच से निकलने वाले इस नाले से बहुत सारी परेशानियां जन्म ले रही हैं। कब्रिस्तान की चारदीवारी जरूर हो रखी है, लेकिन नालों की टूटी दीवारों से गंदे जानवर और आवारा पशु अपना ठिकाना बना चुके हैं, जिससे न सिर्फ कब्रों की बेहुरमती हो रही है, बल्कि कब्रिस्तानों में बेहद गंदगी भी फैल रही है। वक्त की कमेटी है, इसने आगे आज तक संभाला के कब्रिस्तान को। पक्की कब्रें बन रही हैं, मर जाए दरगाह बन रही हैं, तो इसको संभालो। अब आप संभाल रहे हो तो कभी आज तक कोई ना आके संभाला गई है कि हमने ये संभाला। ये जानवर प्यारे हैं, बकरा बकरी डोल रहे हैं, दुनिया भर के कुत्ते डोल रहे हैं, नले पे से आ जाते हैं, पुलिया की तरफ से गेट है बड़ा सारा ऐसा ही, उस पे से आ जाते हैं सब जानवर। जाहिर है नए बोर्ड से मुस्लिम समाज को काफी उम्मीदें हैं। समाज एक ऐसा बोर्ड चाहता है जो न सिर्फ ईमानदार हो, बल्कि कौम की फलाह और बहबूदी के लिए बेहद काम भी करे। समाज एक ऐसा चेयरमैन चाहता है जिसमें लाल बत्ती का रौब कम और ईमान की दमक ज्यादा हो।